सभी साधक कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को सहजता पूर्वक बंद कर लें। प्रसन्न मुख चेहरा, ध्यान उस अद्वैत सतचित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का, उसके दिव्य नाम ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी व गहरी श्वास अंदर लें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पर लगाएं, धीरे से सहजतापूर्वक हथेलियों के मध्य में अपनी आंखों को खोल लेंगे। आप सभी योग साधकों को बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी के इस कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने हठ योग के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और हठ प्रदीपिका योग ग्रंथ का कुछ कुछ चीजें हमने कवर की थी, जिसमें क्या क्या कवर किया था। कोई बताना चाहेगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, कल हठ योग के बारे में कोई डेफिनेशन देना चाहेगा? हठ योग की एक लाइन में हठ योग की डेफिनेशन देना चाहेंगे कि हठ योग की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कल। उसके बाद में फिर आज का अभ्यास हम स्टार्ट करते हैं, जो चीजें जो हमें आज कवर करना है कोई इच्छुक? सर हठ योग मतलब बताया था आपने। ह से जैसे हकार होता है, सूर्य नाड़ी होती है, इसमें पिंगला हो जाता है, कफ और इस टाइप में चीजें आ जाती है। और ठ मतलब चंद्र नाड़ी, ठकार हो जाता है, इसमें ईड़ा जो शक्ति होती है, पित्त होते हैं वो आ जाते हैं। और हठ योग मतलब नाड़ियों की शुद्धता करना होता है। और ये सब करते करते हमें राजयोग की प्राप्ति होती है और इससे दोनों नाड़ियां चलती है और सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। बट अगर एक लाइन में अगर हमें हठ योग की डेफिनेशन देनी हो तो क्या कहेंगे? हकार और ठकार जो हमने बोला ना, सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों का मिलन अर्थात प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होना ही हठ योग है। सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योग निगद्यते, मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ी का एक मिल जाना और प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होना, है ना। तो दोनों जब एक जैसे चलने लगेंगे, अभी हमारा या तो राइट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होता है या तो लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होता है। जब दोनों स्वर हमारे एक जैसे चले तब इसको हम हठ योग की कैटेगरी में लेते हैं, इसको हठ योग कहते हैं ना। और हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। केवलम राजयोगाय हठ योग निगदते, ये हठ योग उपदेश्यते। ठीक है। सो इस प्रकार हठ योग का ये उद्देश्य और हठ योग की डेफिनेशन आपको याद रखना है। और हा और ठा का मतलब कल आपको काफी सारे मतलब लिखाए थे इसके, जो आपने लिखे थे, दिन रात शिव शक्ति कफ और पित्त सभी से इनकी तुलना करके लिखाया गया है ना। अब आज हम आसनों की चर्चा करेंगे कि हठ प्रदीपिका में कौन कौन से आसनों का वर्णन किया गया है। साथ में हम कुछ कुछ आसनों का अभ्यास भी आपको बताएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कुछ कुछ पहले 4 मुख्य आसन बताए हैं, पर इसमें क्या है, देखो हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्योंकि राजयोग की प्राप्ति है। जो हठ योग का शारीरिक उद्देश्य है ना, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम हठ योग को देखते हैं, किस लिए देखते हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का उपचार कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके ना। बट हठ योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाधि की प्राप्ति करवाना है, राजयोग तक आपको लेके जाना है। तो इसमें भी जो मुख्य उद्देश्य रहेगा आसनों का वो रहेगा स्थिरता। ठीक है। तो इसीलिए इसमें स्थिरता पूर्वक बैठने को आसन काफी सारे बताए, जिसमें एक बताया है सबसे पहले स्वस्तिक आसन। अभी आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको शुभम सर ये बुक प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसमें से आप ये आसानी से कर सकते हो, है ना। आसानी से आप उस टाइम पे नोट कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो स्वस्तिक आसन किस प्रकार किया जाता है आपको आपने आसनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है या अभी नए नए हैं सारा मामला? थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है ना?
तो हम स्वस्तिक आसन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ये सब ध्यानात्मक स्थिति के आसन है। स्वस्तिक आसन किस प्रकार किया जाता है, जैसे आप पद्मासन में बैठते हैं, अभी मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ स्वस्तिक आसन किस प्रकार किया जाता है। अगर आप भी फ्री हैं तो मेरे साथ साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। स्वस्तिक आसन देखो, आप पद्मासन में क्या करते हो, दोनों पैरों को इस प्रकार अपने थाइस के ऊपर रखते हो ना। स्वस्तिक आसन में क्या करना है, अपने जो पैर के तलवे इनको छुपा लेना है इनके अंदर। किसके अंदर, आपका जो ये थाइस वाला भाग है और काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसके बीच में अपने पैर के पंजे को रखना है। इधर वाले को भी इसके बीच में रखा है इस प्रकार, इस वाले को भी इसके बीच में रखा, ठीक है। अपने जो तलवे हैं पैर के इनको छुपा लेना है। आया समझ में, आपके अंगूठे दिखे। और हम पद्मासन में क्या करते हैं, इसको जस्ट ऊपर रखते हैं, थाइस के ऊपर रखते हैं। इसमें आपके जो पंजा है आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। आपके जो पंजे की पोजीशन है वो आप देख सकते हैं इसमें, एक मिनट, ये इस प्रकार बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस आसन का नाम क्या है, स्वस्तिक आसन। ये ध्यानात्मक स्थिति का आसन है। जब हम ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हैं तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, हम बोलने में भी जनरल भाषा में बोलते हैं किसी भी ध्यानात्मक स्थिति, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, भद्रासन आदमी बैठ जाए, तो ये हो गया आपका स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन के बाद में गौमुखासन। गौमुखासन किस प्रकार किया जाता है, गौमुखासन आपको सबको पता होगा। एक पैर को देखो, इसको करने का सरल तरीका क्या है, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब भी आप किसी को करवाएं तो सबसे पहले इस प्रकार, इसको बोलते हैं किसान आसन की स्थिति। किसान आसन में बैठा ले। किसान आसन से अपने लेफ्ट हील को राइट ग्लूट्स के पास में लेकर के, राइट हील को लेफ्ट ग्लूट्स के पास में लेकर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, इस प्रकार पोजीशन बनती है। आपका जो घुटने हैं वो एकदम गौ के मुख के समान आकृति नहीं बनती। तो इसको, इसके लिए आपको पोस्चर कैसे करेक्ट करना है, अपने दोनों पाम से अपने एंकल को पकड़ना है, ठीक है। और ग्लूट्स आप, जैसे ग्लूट्स आप करेंगे अपने आप आपकी नी इसके ऊपर आ जाएगी, एक नी के ऊपर दूसरी नी आएगी, फिर यहीं पर पोजीशन, इसी पोजीशन में बैठ जाए, ठीक है। अब जो पैर आपका ऊपर है, जैसे मेरा भी लेफ्ट लेग ऊपर है, तो आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाना है, राइट हैंड को बैक साइड से उठाना है, पीछे दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करना। ये जो स्थिति, इसको बोलते हैं हम गौमुखासन, ठीक है। ये भी ध्यानात्मक स्थिति के अंतर्गत ले सकते हैं। बाकी इसके लाभ भी काफी सारे। गौमुखासन हम, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट डिजीज है किसी भी प्रकार की, उनके लिए ये उत्तम अभ्यास है, ठीक है। इसको आप उन लोगों को करवा सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरा आसन, गौमुखासन के बाद में वीरासन। वीरासन किस प्रकार किया जाता है, वीरासन का मतलब होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन का मतलब समझते हो आप, अपने किसी भी एक पैर को दूसरी थाई के ऊपर रख लेना और दूसरे पैर को कंफर्टेबल नीचे रखे रहना। यस यस राजेश सर, ऐसे ही करना, ठीक है। एक पैर को ऊपर रखना है पद्मासन की स्थिति में, दूसरे पैर को नीचे रखना है। ये हो गया वीरासन। अब ये आप उसके नाम नोट कर सकते हो ना, अर्ध पद्मासन, और उसको साथ साथ लिख सकते हो कि इसको वीरासन भी बोलते हैं, अर्ध पद्मासन। तो ये कंफ्यूजन, जो जो कुछ कुछ अभ्यास थे जिनमें कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो अर्ध पद्मासन है, इसको वीरासन, तो इसको यहाँ पर वीरासन भी कहा गया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कूर्मासन किसको बोलते हैं, कूर्मासन का मतलब होता है वज्रासन की स्थिति में हम बैठते हैं, वज्रासन इस प्रकार। तो वज्रासन में ही अपनी हील को इस प्रकार ड्रॉप कर देना अंदर की ओर, अंदर की ओर ड्रॉप करके इस प्रकार बैठ जाए, ठीक है। ये हो गया आपका कूर्मासन। अब इसके बाद में गौमुखासन आपने पढ़ लिया, कूर्मासन आपने पढ़ लिया, कुक्कुटासना। कुक्कुटासना और उत्तान कुक्कुटासना, उत्तान कूर्मासना, कुक्कुटासना और उत्तान कूर्मासना, ये दोनों है ना जनरल ऐसे अभ्यास है जो ऑप्शन मतलब नॉर्मली नहीं होता लोगों से। इसमें क्या करना होता है, आपको इस प्रकार पद्मासन में बैठे, अब जो गैप दिख रहा है अपने दोनों पैरों में, जो गैप रहता है ना, इसमें से अपने हाथों को निकाल के इस प्रकार और दोनों हाथों को जमीन पर रखना होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो आपके थाइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादातर लोगों से ये नहीं हो पाता है ना। इसमें
यहाँ पर हाथ डाल करके निकालते हैं। बाकी एक्चुअली में इसमें काफ मसल और आपके हैमस्ट्रिंग के बीच में से हाथ निकलना चाहिए। इसको करके आपने हाथों के बल बैलेंस बना। तो एक व्यवहारिक रूप से ये अभ्यास कम ही किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोगों से ये अभ्यास नहीं होता है। ऐसे उत्तान गोकुटासन में क्या करते हैं, उत्तान पूर्वासन में दोनों हाथ को ऐसे निकाल करके और फिर पकड़ लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार बैठ जाते हैं। इसको पकड़ के दोनों हाथों को निकाला यहाँ से और ऐसे बैठ, ये हो गया उत्तान पूर्वासन। अब इनका हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। आपको एक बार परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। धनुरासना, आपको धनुरासन के बारे में पता होगा, है ना। धनुरासन एक सर्वसाधारण आसन है जिसको हम करते हैं। मत्स्येंद्रासन के बारे में पता है, मत्स्येंद्रासन नाम सुना, मत्स्येंद्रासन। हाँ, तो मत्स्येंद्रासन के बारे में करेंगे। देखो, जब हम गोमुखासन परफॉर्म करते हैं तो मत्स्येंद्रासन इसके साथ साथ कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं जैसे गोमुखासन की आपको पोजीशन बताई थी मैंने। गोमुखासन की आपको पोजीशन बताई थी। यहीं से आपको क्या करना है, जो पैर आपका ऊपर वाला है, ऊपर वाले पैर के फुट को अपनी नी के पास में रख लेना है, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड ट्विस्ट करना, अपनी एल्बो को इस प्रकार बाहर की ओर निकालने का प्रयास करना है। फिर हाथ को या तो आप यहीं पर होल्ड करें, या फिर हाथ को या नीचे भी रख सकते हैं, अपनी नी को पकड़ सकते हैं, या फिर अपने फुट को पकड़ सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है। साइड से इस पोजीशन को आप देख सकते हैं इस प्रकार। अपनी हील को बटक से पास में रखेंगे, इसको यहाँ पे रखा। शोल्डर की पोजीशन क्या रहेगी, शोल्डर स्क्वायर शेप में रहेगी, मतलब दोनों एक समानांतर रहेंगे। ऐसे नहीं रखना है शोल्डर, इसको शोल्डर्स को भी पीछे की ओर कोशिश करना है, इस प्रकार समानांतर करने की, ठीक है। तो ये हो गया मत्स्येंद्रासन। अब इसका मैं सिंपल भी बताऊंगा। जैसे देखो, बहुत सारे अभ्यास ऐसे हैं। यस मैम, यस मैम। आई एम लेट, तो मैं चाह रही हूँ कि अभी आपने जो बताया वो वर्बली आप दोबारा बता सकते हैं तो बता दें। जी मैम, अभी मतलब आप कंटिन्यू रहेंगे, आपको समझ में आने लगा। अभी हम आसनों की चर्चा कर रहे हैं जनरली, तो आप समझ सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अभी जैसे ये देखो, ये भी क्या अभ्यास है, जो ये मत्स्येंद्रासन का अभ्यास है, ये भी सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं हो पाता। जिनका पेट ज्यादा बड़ा हुआ एब्डोमेन का, थाइस का, उनके लिए नहीं हो पाता। तो इसका लाभ अगर देना है आपको, और खास करके ये किस चीज में फायदेमंद है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास, खास करके डायबिटीज वालों के लिए। कब्ज और मोटापे में तो ये आपको सुविधा सहायता प्रदान करेगा, और डायबिटीज की रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब अगर ये अभ्यास किसी से नहीं हो रहा है, तो आप उसको इसकी जगह कौन सा अभ्यास करवा सकते हो, इसकी जगह आप उनको क्या करवा सकते हो, दोनों पैरों को सामने में फैला करके वक्रासन का अभ्यास करवा सकते हो। अपने लेफ्ट लेग को केवल फोल्ड करना है और ट्विस्ट करना है, जस्ट फोल्ड एंड ट्विस्ट, ठीक है। सेम लाभ है। इसमें क्या होगा, उनके एब्डोमेन पे तो इफेक्ट होगा, जो अपने ग्लूट्स जॉइंट पर जो उसमें इफेक्ट होता है उससे थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा, बट ये उसका अल्टरनेटिव अभ्यास है। अगर वो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो आप इसको करवा सकते हो, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप क्लास लेंगे, खास करके जब भी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, तो उसमें एक समस्या का आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा कि अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो अगर आप कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 स्टूडेंट वो अभ्यास नहीं कर पाए। जो सिंपल अभ्यास है वो सभी कर पाएंगे, पर कुछ कुछ अभ्यास ऐसे होंगे, पूरी क्लास में आपने 1 घंटे की क्लास थी, उसमें से 5, 7, 10 मिनट कम से कम ऐसे होंगे जब आपको हर आपका जो जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो सब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, तो आप में से यह क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके क्लास में एक भी बच्चा फ्री ना बैठे। आपके पास में हर सभी के लिए अल्टरनेट होने चाहिए कि अगर कोई अभ्यास इस प्रकार का ये अभ्यास नहीं कर पा रहा है, मत्स्येंद्रासन का अभ्यास नहीं कर पा रहा है, तो उसको वक्रासन का अभ्यास करवाएं। वक्रासन भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको और भी अलग प्रकार के ट्विस्टिंग, सिंपल बिठा करके ट्विस्टिंग करवा लो। आपका जो मेन उद्देश्य है उसको ट्विस्टिंग करवाना है ना, तो ये आपको लाभ उसका देना है, ठीक है। समझ में आया आपको वक्रासन का अभ्यास और वक्रासन और मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किसको पता है, पश्चिमोत्तानासन के बारे में कौन जानता है। बहुत सिंपल अभ्यास है और सर्वसाधारण, सिंपल तो नहीं बोल सकते, सर्वसाधारण अभ्यास, सबको पता है पश्चिमोत्तानासन।
जिनको पता हो ना ऐसे हाथ खड़ा किया करो ताकि मुझे समझ में आए कि किस किस को पता है। जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखना। फुट की पोजीशन आपकी क्या रहेगी? इस प्रकार खींचे हुए होने चाहिए। फुट इधर उधर ऐसे ड्रॉप नहीं करके रखना, या इस प्रकार ज्यादातर साधक ऐसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है ना। तो आपको फुट की पोजीशन इस प्रकार रखना है। उसके बाद में जरूरी नहीं है कि सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि सब आसानी से पैर को छू ले। ज्यादातर लोग पैर को नहीं छू पाते, जिनका एक्टिविटी का पेट पड़ा हुआ है वो पैर को नहीं छू पाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप प्रॉप्स के साथ में उनको करवाइए। प्रॉप्स का मतलब या तो आपके पास में योगा बेल्ट वगैरह, यदि आपके पास में योगा बेल्ट वगैरह कल से करवा रहे हैं आप, तो ये सब चीजें इसमें सहायता कर सकती है। इस प्रकार योगा बेल्ट की सहायता से आप पकड़ सकते हैं। अगर योगा बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो आसन के नाम से समझना है। इसका नाम है पश्चिम तानासना। पश्चिम का मतलब वो बैक, पश्चिम का मतलब क्या हुआ बैक, तान का मतलब क्या हुआ स्ट्रेच, बैक स्ट्रेचिंग। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बैक स्ट्रेचिंग। तो आपको क्या करना है कि बैक को एक तो स्पाइन इसमें इरेक्ट होना चाहिए। ज्यादातर साधक गलती क्या करते हैं, ठीक है, ये पश्चिमोत्तानासन नहीं है। इस अगर इसका लॉन्ग टाइम तक आप अभ्यास करते हो वैसे, तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसकी पोस्चर गलत हो सकता है ना। इसको इस पोजीशन को क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जब आपकी स्पाइन इस प्रकार हो जाती है उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये एक प्रकार की समस्या है ना। तो जब आप गलत समय तक गलत प्रकार से लंबे समय तक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम, आपको का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो आप, मैं साधकों के लिए बोल रहा हूँ जिनको आप सिखाने वाले हो या फिर जो आप लोगों को सर्वसाधारण करवाने वाले। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें कोशिश करना है कि सभी लोगों को बोले आप बैक स्ट्रेट रहे, है ना। अब बैक स्ट्रेट रखते हुए अगर पैर छूना संभव नहीं है तो उनको नी को बेंड करवाना है, फिर पैरों को पकड़ना है, इस प्रकार स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से धीरे 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 जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो कमर को सीधा रखते हुए भी वो पैर को सीधा कर पाएंगे। फिर यहाँ से जो कर सकते हैं धीरे 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 जितना हम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार वो जा सकते हैं, तो अपने एब्डोमेन को, चेस्ट को, फिर चिन को टच करना। हाँ, एक उत्साह के रूप में इस प्रकार अपनी फोरहेड को टच करके देख सकते हैं, एक उत्साह के रूप में कि हाँ मेरी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अभी यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, चलो अभी टच होने लगा है, इसका मतलब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो एक उत्साह के रूप में आपको करवा सकते हो लोगों में ना। बाकी ज्यादातर आपको जब भी फोल्ड करवाओ आप ध्यान रखना है कि बैक आपकी स्ट्रेच है। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन समझ में आया? पश्चिमोत्तानासन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? किस प्रकार करवाना अल्टरनेट भी समझ में आया? जिसके सर पैर अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मतलब आसनों को उन्होंने चार आसनों को, तो ये जो आपने इतने सारे बताए तो क्या इनके अंदर वो वेरिएशन है? आपने बोला कि उन्होंने चार तरीके के मैं आसन आपको बताए। चार आसन बता रहा था ना, इसमें क्या हट प्रतिपिका में चार मुख्य आसन बताए, तो वो ध्यानात्मक स्थिति के लिए बताए, वो उनके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा अभी, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी ये सारे मतलब इसमें टोटल 15 आसन बताए हैं। तो ये कुछ आसन आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बताए। तो ये क्योंकि इनकी चर्चा चल रही है तो साथ साथ ही हम सब चीजें कवर करेंगे ना, इनका प्रैक्टिकल योगा भी साथ साथ कवर करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो पश्चिमोत्तानासन आपको समझ में आए किस प्रकार करते हैं, है ना। अब देखो पश्चिमोत्तानासन में एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास आपका चिकित्सकीय योग पे भी ले सके, बट कुछ चीजें जैसे सर्वाइकल की किसी बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको स्लिप डिस्क और साइटिका दोनों ही चीज में ये ध्यान रखना है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है ना। अभी आप इतना समझ लीजिए फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग उनको करवा सकते हैं बट उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो वो आप अवॉइड ही करें तो वो ज्यादा अच्छा है। उनको बैकवर्ड बेंडिंग करवाना है। बैकवर्ड बेंडिंग मतलब भुजंगासना, सलव आसना, है ना, विपरीत नौकासना, तिर्यक भुजंगासना, इस प्रकार के उनको बैक बेंडिंग के पोस्चर करवाना है। तो ये और भी हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास इसमें पूरा थेरेपेटिक वे में कवर करें, बट अभी आप केवल पोस्चर के बारे में समझिए क्योंकि फिर ज्यादा आप डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको भी, है ना। तो और आपके मन में क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे तो फिर हम चीजों से भटक जाएंगे जो कर रहे हैं। तो इसलिए आप अभी पोस्चर पे केवल ध्यान दीजिए ताकि मैं जब आपको बताऊं कि इसमें ये नहीं करवाना है तो आपको समझ में आए क्या
कौन से अभ्यास के बारे में सर बता रहे हैं। तो आपको पश्चिमोत्तानासन के में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि ये अच्छे से समझ में अगर कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा नहीं, करवा के भी देखूंगा कि आप पश्चिमोत्तानासन किस प्रकार करवाना है आपको, है ना। या फिर मैं यहाँ पर ट्रायल भी लेके आ सकता हूँ, उनसे भी आपको कुछ बोल सकता हूँ कि इनको करवाओ पश्चिमोत्तानासन, अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो किस प्रकार आप करवाओगे। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। मयूरासना, मयूरासना वैसे लेडीज लोगों के लिए अवॉइड करने को कहा जाता है, मतलब सभी के लिए नहीं। वो फिर देखो, आपको एक चीज और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप आसनों का अभ्यास करवाते हैं तो क्या चीज अवॉइड करना है, क्या चीज इंक्लूड करना है, वो साधक के कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। हर चीज को हम एक सर्वसाधारण के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज नहीं, सभी नहीं कर सकते। वो आपको उस टाइम पे अपने विवेक के हिसाब से उनको समझना पड़ेगा। तो जो मयूरासन होता है, इसकी एक चीज और ध्यान रखना है आपको। मयूरासन जिस प्रकार वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद में एकमात्र वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, इसी प्रकार मयूरासन का अभ्यास जब भी आप आपकी क्लास में ऐड करें, यदि आप मेल की क्लास ले रहे हैं, वैसे फीमेल के अगर टोटल फीमेल की क्लास में, तो इसको अवॉइड करें। अवॉइड क्यों करना है इसको, इसकी पोस्चर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको अवॉइड क्यों किया जाता है फीमेल्स के लिए। मयूरासन में कैसा पोस्चर होता है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार घुमाते हुए रखना है, अपने फिंगर्स को अपने बॉडी की साइड में, ठीक है। यहाँ से अपने एल्बो को बेंड करना है, तो एल्बो को कहाँ लगाना है, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप खड़े रहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहते हैं, आपके नाभि के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर नाभि के जस्ट साइड में अपने एल्बो को लगाना है, ठीक है। और धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाना है। अब आपका पूरा बॉडी वेट कहाँ पर है, आपके एल्बो पर, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका यूटेरस वाला पार्ट है, जहाँ ओवरीज है, वो वाला पार्ट इससे प्रेस होता है ना। तो क्या होता है कि कुछ कुछ महिलाओं में वीकनेस रहती है, ठीक है, जिसको हम साधारण भाषा में बच्चादानी बोलते हैं। तो बच्चादानी अगर वीक है और उस पर आप इस प्रकार का प्रेशर डालेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, खास करके पीरियड्स के दौरान भी इसको अवॉइड किया जाता है ना। तो अगर आप अपने जो जिनको भी आप करवाएं उनकी कैपेसिटी पहले चेक कर लें कि वो इस प्रकार है या नहीं, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में इसको करवाएं। दूसरी चीज इसकी, इस आसन की एक खास बात है, इसको कहा गया है कि ये ना हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स उनको बाहर निकाल लेता है, टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर लेता है ना। टॉक्सिन्स को इकट्ठा करने के बाद में क्या है कि आप दूसरे आसनों का अभ्यास यदि करेंगे तो वो टॉक्सिन्स फिर दूसरी जगह भी सर्व होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मयूर आसन का अभ्यास है वो सबसे लास्ट में करवाना है क्लास में, प्राणायाम के जस्ट पहले मयूर आसन का अभ्यास। इसके बाद में कोई भी इन्वर्टेड पोस्चर या इस प्रकार का पोस्चर आपको नहीं करवाना है, जैसे सर्वांगासन वगैरह का अभ्यास इसके बाद में आपको नहीं करवाना है, तो लास्ट में ऐड करना है। समझ में आया? यास्मीन पूछिए। सर मयूर आसना का कोई बेसिक पोस्चर बताएं। ये तो आपने जो बताया अभी कि जो बॉडी वेट हमारा पूरा एल्बो पे होगा, तो वो ये मुझे लगता है कि 100 में से 5% मेंबर्स ही कर पाएंगे। यहाँ तक कि मैं भी अगर चाहूँ तो मुझे लगता है समटाइम आई कांट। तो उसका कोई बेसिक पोस्चर भी बताएं। और सर एक बात और भी है, वो भी मैं आपको पूछ लूं कि जैसे कल इंटरनेशनल डे योगा है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, तो उसके हवाले से भी कुछ ऐसी चीजें बताएं जो अगर हम कुछ लाइव प्रोग्राम या कुछ करते हैं सपोज, तो हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें कि इसका मेन मकसद क्या है और उसमें क्या क्या करना चाहिए। जी जी, थैंक यू। तो जी सबसे पहले मयूरासन के बारे में आपने पूछा, मयूरासन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें मेन चीज क्या होता है कि आपके एल्बो को सही पोजीशन पर रखना है ना। तो लेग आपके नहीं उठेंगे, बट आप इतना अभ्यास सभी कर पाएंगे कि आप इस प्रकार अपनी एल्बो को बेंड करके, एक मिनट, अपनी एल्बो को बेंड करके और अपने एब्डोमेन से नीचे लगाने का प्रयास करें, बस इतना होल्ड करें। इसमें भी आप प्रॉपर प्रेशर डाल सकते हैं एब्डोमेन पे, इस चीज में भी आप प्रॉपर प्रेशर डाल पाएंगे। और ये सिंपल अभ्यास, ये हर कोई करना चाहेगा और कर पाएगा अगर होगा तो, है ना। तो पहले ये करना है, उसके बाद में जब आप लेग ऊपर करवाएंगे तो धीरे धीरे पहले एक पैर को ऊपर करवाना है, तो दूसरे पैर को ऊपर करवाना। दूसरी बात,
कि योगा, अभी मैं जितना समझ पाया आपके क्वेश्चन की, योगा डे में हम ऐसा क्या करवाएं या ऐसा क्या हो जिससे हम जनरली लोगों को करवा सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने योगा प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है, जो बहुत वैसे सिंपल है। तो आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार आप योगिक अभ्यास करवा सकते हैं। कल के लिए भारत सरकार मतलब इंटरनेशनल समिति ने ही एक पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आसनों को, सूक्ष्म व्यायाम को, कौन कौन से आसन करना, सभी ऐड इंक्लूड किया हुआ है ना। तो वो बहुत सिंपल ही है, तो उनको आप करवा सकते हो और उसका पूरा प्रोटोकॉल है, तो उसमें आपको उसके बेनिफिट, उसके वो सभी प्रकार की जानकारी उसमें मिल जाएगी। और उसमें ज्यादातर अभ्यास ऐसे हैं जो आप सभी को करवा सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्टेड आसन नहीं है ना। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट आसन को पढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बताने वाला था कि इसमें 4 मुख्य आसन बताए हैं। अब 4 मुख्य आसन इन्होंने बताए, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टकम। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इस प्रकार ये 4 आसन का अभ्यास प्रमुख बताया कि योगी अगर इन 4 आसन की सिद्धि कर ले तो उनको ये सब आसनों की जरूरत नहीं है। और इनमें भी एक श्रेष्ठ बताया कि सिद्धासन। अगर सिद्धासन अगर आपने कर लिया तो आपको और प्रकार के आसनों की आवश्यकता नहीं है। सिद्धासन के काफी सारे उन्होंने आध्यात्मिक लाभ बताए। अब इसमें क्या है, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम। अब सिद्धासन किस प्रकार करते हैं? सिद्धासन में क्या करते हैं, एक जो आपकी हील है, हील को अपने पेल्विक पर लगाना है, अपोजिट हील को जस्ट इसके ऊपर रख करके अपनी सीवनी नाड़ी को प्रेस करना। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो हील है उससे आपके जेनाइटल्स रीजन प्रेस होनी चाहिए। एक दूसरी हील एक हील दूसरी हील के ऊपर रखी होनी चाहिए और आपके जेनाइटल्स पर हल्का प्रेशर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी, है ना। तो मुख्य लक्ष्य है हमारा एक्टिव क्या है, हड्डियों का मुख्य लक्ष्य आपको कल बताया कि राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति कैसे होगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार से मिलेगी, है ना। तो सारे जितने भी अभ्यास है सब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। अब सिद्धासन हो गया, सिद्धासन के बाद में सिद्धम पद्मासन। पद्मासन आपको पता है, पद्मासन आपको पता है, सिंपल, ये लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रखो, राइट को। अब यहाँ पर जिस सिद्धासन की बात की गई है उसको जिस पद्मासन की बात की गई है उसको बद्ध पद्मासन कहा गया है। क्या कहा गया है, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन किस प्रकार किया जाता है, बद्ध पद्मासन का पता है आपको किस प्रकार किया जाता है? ये सर्वसाधारण के लिए वैसे संभव नहीं है, बट फिर भी आप देख लो। बद्ध पद्मासन में क्या करते हैं, पद्मासन ही हम जैसे करते हैं वैसे पद्मासन किया। अभी यहीं से राइट हैंड को बैक साइड से ले जाकर के राइट फुट को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड को बैक साइड से ले जाकर के लेफ्ट फुट को पकड़ना है। इसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन, ठीक है। अब ये सभी के लिए संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो आप पद्मासन करवा सकते हो। पद्मासन भी बहुत अच्छा ध्यानात्मक स्थिति का अभ्यास है और ये हमारे जनरल यूज के लिए, हम जनरल भी जब भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हैं, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठते हैं, तो पद्मासन का यूज करते हैं ना। तो देखो, हठ योग का हो चाहे योग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्थिरता लाना। स्थिरता लाना, आपके जो शारीरिक अभ्यास है इसमें स्थिरता लाना, शरीर में स्थिरता लाना। हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार के आसन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या पढ़ी थी, स्थिर सुखम आसनम। जहां पर आपको स्थिरता और सुख का अनुभव हो वो आसन है। यहाँ पर भी इनका भी उद्देश्य क्या है, स्थिरता पूर्वक बैठना, है ना। सिद्धासन इन्होंने इसीलिए सिद्धासन, ये जो 4 आसन बताए सब ध्यानात्मक स्थिति वाले। इन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया कि आपको चक्रासन करना है या आपको बहुत एडवांस लेवल का आसन करना है तब आप योग में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, ठीक है। क्योंकि आप जब स्थिरता पूर्वक बैठ सकेंगे तभी आप प्राण का आयाम कर पाएंगे, तभी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर पाएंगे, तभी आप नाड़ियों की शुद्धि कर पाएंगे। अब देखो, मैं कुछ बेसिक चीजें जो आज कवर करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया। अभी भद्रासन। भद्रासन किसको बोलते हैं, भद्रासन पता है किसी को? गौरक्षासन पता है? भद्रासन यहाँ पे उसको गोरक्षासन के नाम से भी जानते हैं। तो भद्रासन में आपको क्या करना है, जस्ट बटरफ्लाई पोजीशन जो होती है, बटरफ्लाई जब आप करते हो, बटरफ्लाई पोजीशन में होल्ड करना है, अपने दोनों नी को टच करना जमीन से और होल्ड करना है। बटरफ्लाई नहीं करना, बटरफ्लाई में होल्ड करना है। होल्ड, अपनी अपनी
जो आपके नीज है इनको जमीन पर टच करना है इस पोजीशन और होल्ड करके रखना, सीधा कमर सीधी करके बैठना, इस प्रकार या पकड़ा अपनी, इसको नीचे रखा और इस प्रकार कमर सीधी करके बैठा, इसको बोलते हैं भद्रासन। ठीक है। सिंहासन आपको पता है, सिंह के समान जिसमें हम गर्जना करते हैं, ऐसे हाथों को रख करके, पता है। वज्रासन में बैठ जाना है, दोनों नी को सेपरेट करना है वज्रासन में बैठ करके और दोनों हाथों को इस प्रकार विपरीत करते हुए, हाँ, तो ये सिंहासन। इस प्रकार इन्होंने 4 आसन मुख्य आसन बताए। तो अभी जितने भी आसन आपको बताए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, आपको आसनों के नाम मिल जाएंगे ना, आपको बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसमें आपको आसनों के नाम और सब कुछ मिल जाएगा। सर ये लास्ट वाला जो आसन बताया आपने, जो बटरफ्लाई होल्ड में पोज करके उसको जो आगे आपने फ्रंट पे आर्म्स किए, वो एक दफा दोबारा करें, और उसका नाम नहीं समझ आया। हाँ, इसको भद्रासन बोलते हैं, भद्रासन। भा और दा में रा की मात्रा, तो भद्रासन। सर वो तो बटरफ्लाई होल्ड में है ना, उसके बाद अभी जो आपने आर्म्स को आगे अच्छा, पुश करके, इसमें क्या करना है सर आपको मैम? सिंहासन, हाँ, सिंह सिंहासन करना, आपने बोलते क्या करना है, वज्रासन में सिंपल बैठ जाना है, नी को सेपरेट करना है, पाम्स को इस प्रकार उल्टा करके रखना है और यहाँ पर सिंह के समान गर्जना करना, जीभ को बाहर निकाल दो, अपनी दृष्टि को भोग के मध्य में रखना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बैठना, इसको बोलते हैं सिंह गर्जना, सिंहासन। ठीक? इसकी गर्जना को क्या होता सिंहासन। है, थायराइड, हाँ, सिंहासना लिख सकते हो आप, कुछ सिंहासना। सर आप चैट में नाम लिख दें प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें ना, ये बहुत बेसिक चीजें, जैसे नाम है, तो इनमें अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको ये जाना है कि आपको पोस्चर आपको पता है, ये नाम वगैरह आपको मिल जाएंगे। सर एक्चुअली बात ये है ना कि इंग्लिश के नाम तो फिर भी पता होते हैं, लेकिन ये संस्कृत वाले जो योगा आसना के जो एक्चुअल नेम है ना, वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, इसीलिए मैम आपको है ना बुक मिलेगी ना, उसमें सारे आपको नाम मिल जाएंगे, तो वैसी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा नाम, ताकि सभी को पता चल जाएगा ना। तो इस प्रकार ये आसनों का वर्णन इसमें किया है, 15 आसनों का। तो आपको समझ में आए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी आसन में। अब इनके हम लाभ जान लेते हैं। देखो, इसमें सभी के लाभ तो नहीं बताए हैं, कुछ कुछ आसनों के लाभ बताए हैं, जो महत्वपूर्ण आसन है उनके लाभ बताए, तो आप उनके लाभ हम जान लेंगे क्या क्या बताएं। तो हम स्टार्ट करेंगे मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन का आध्यात्मिक लाभ क्या क्या बताएं। जो शारीरिक लाभ है वो तो मैंने आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की। मत्स्येंद्र आसन के इन्होंने आध्यात्मिक लाभ क्या बताए, यह जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। ये तो आपका हो गया शारीरिक लाभ। जो आप किसी को भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, कब्ज की प्रॉब्लम हो, उनको आप ये इसका अभ्यास करवा सकते हो। ये क्या करता है, आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, मतलब आपकी जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनके इंक्रीजन को उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि आपका भोजन जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज है कि यह रोगों को अस्त्र के समान नष्ट करता है। जैसे हम किसी चीज को, जैसे तलवार से अगर हम किसी चीज को काटते तो कितनी आसानी से काट देते हैं ना, वैसे ही इसमें अस्त्र के समान बताया इसको। ये तलवार के समान है सब्जियों के लिए। आप तलवार से अगर कोई सब्जी काटते तो कितनी आसानी से काट पाएंगे, उसी प्रकार अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप डाइजेशन को अच्छे से इम्प्रूव, ये एक संज्ञा दी गई है, मतलब एक कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की गई कि इसका इतना बेहतरीन लाभ है कि आपको, आप इसको निसंदेह, अगर किसी को इंडाइजेशन या कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप करवा सकते हो। अब इसका आध्यात्मिक लाभ क्या है, इससे कुंडलिनी जागरण होता है। किससे, मत्स्येंद्र आसन से। मत्स्येंद्र आसन से कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, जब आप मत्स्येंद्र आसन में ट्विस्टिंग करेंगे तो आप जो पूरा प्रभाव है आपका नाभि चक्र और अपने पैल्विक रीजन के जो 2 चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, उन पर प्रेशर डालते हैं। कुंडलिनी शक्ति का स्थान वहीं पर है, तो वो भी इससे एक्टिव होती है। तीसरी चीज इन्होंने बताई, चंद्रमंडल स्थिर होता है। अब देखो 2 चीजें इसमें, ये चीज और आपको समझना है, मुद्राओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। इसमें 2 धारणाएं और बताइए, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, चक्र,
यहाँ से एक अमृत जो है वो निरंतर टपक रहा है, ठीक है। बट वो अमृत क्या कर रहा है, वो अमृत यहाँ से टपक रहा है, बट हमारे जो सूर्य मंडल है, मतलब जो हमारा नाभि चक्र, जो हमारी जठराग्नि है, जहां पर हम खाना पचता है, तो वो सूर्य मंडल में जाकर के भस्म हो जाता है। तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिल पाता, जो सामान्य जन है उनको जो लाभ नहीं मिल पाता। तो उस चंद्रमंडल से जो चंद्र बिंदु टपक रहा है वो सूर्य मंडल में जाकर के भस्म हो जा रहा है, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर रहे। अब योगी लोग क्या करते हैं, अपने जीभ को उल्टा करके फोल्ड करके और उस चंद्रमंडल में रख देते हैं, तो वो जो बिंदु का जो क्षरण होता है वो उनकी जीभ पर होता है, तो उनको इसीलिए वो तेजवान दिखते हैं हमें, इसीलिए वो ज्यादा तेजवान होते हैं, तो वो उस बिंदु का क्षरण होने से रोक लेते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे अभ्यास है, जैसे विपरीत करणी मुद्रा हम जिसको बोलते हैं, विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा का यही लाभ है कि वो उस, क्योंकि हम उल्टा हो जाते हैं, तो चंद्र जो बिंदु है वो ऊपर की ओर, ग्रेविटी के खिलाफ तो कोई काम नहीं करेगा ना, इसलिए। बट उसको करना बहुत ज्यादा संभव, कितनी देर हम बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते उसमें, क्योंकि इसीलिए इसके लिए जो मुद्रा बताइए उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। अब खेचरी मुद्रा का जो अभ्यास है वो एक दक्ष गुरु के उसमें करना चाहिए। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि खेचरी मुद्रा जो इसमें सर्वसाधारण के लिए जितना नॉलेज दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो जब हम मुद्राओं की चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी मैं आपको बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये अभ्यास आप करते हैं तो इससे भी आप जो चंद्रमंडल का जो क्षरण होता है उसको स्थिर कर पाते हैं, ठीक है। मत्स्येंद्र आसन, ये इसके आध्यात्मिक लाभ है। अब इसके बाद में पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन का आध्यात्मिक लाभ क्या बताया है, प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। देखो हम क्या करते हैं, जो जनरली हम बैठते हैं ना, अभी भी अगर आप बैठे होंगे, अगर आप अभी अभी अपने पोस्चर को ऑब्जर्व करें तो आपकी स्पाइन थोड़ी सी झुकी हुई होगी, आप एकदम स्ट्रेट नहीं बैठे होंगे, है ना। तो जब हम स्ट्रेट नहीं बैठते हैं तो जब हमारा प्राण जो चलता है वो सुषुम्ना में प्रॉपर नहीं जा पाता, वो अवरोध होता है। वैसे हमारी एक एक नोस्ट्रिल से ज्यादा श्वास चलता है, या तो राइट नोस्ट्रिल या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल, वैसे भी सुषुम्ना में प्राण नहीं जाता है। और अगर थोड़ा बहुत कभी कभी जाता भी होगा तो उसको हम अवरोध कर देते हैं इस प्रकार बैठ करके, है ना, इसलिए बोलते हैं कमर सीधी रखना। तो जो पश्चिमोत्तानासन है इसमें क्या होता है, बैक आपकी स्ट्रेच होती है, तो जो आपको सुषुम्ना नाड़ी है वो एकदम सीधी होती है ना, चित्रा नाड़ी आपकी सीधी होती है, जो सुषुम्ना में जो प्राण का संचार होता है वो फिर आपका सीख होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, जो हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो इसका आध्यात्मिक लाभ क्या है, जो सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है वो इजीली हो जाता है, ठीक है, थोड़ा इजीली हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसका भी लाभ बताया कि अब ये जो लाभ है ना इनको आपको ध्यान में भी रखना है। जठराग्नि प्रदीप्त का मतलब आपको समझ में आया, जिनको कब्ज की, एसिडिटी की या इस प्रकार की एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, उनको आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास ज्यादा करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं उसमें। एक जो आप अभी हमने बताया था ट्विस्टिंग वाला मत्स्येंद्रासन, उसमें होल्ड करवा सकते हैं, वो अभ्यास करवा सकते हैं। ये आपके एब्डोमेन रीजन पे इफेक्ट डालता है। और एब्डोमेन का मतलब होता है जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है ना, चाहे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, उनमें सभी में ये लाभप्रद है, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन के बाद में मयूरासन है, तो मयूरासन को भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है, पर ये सर्व सभी नहीं कर पाते इसको। पर अगर जो कर पाते उनके लिए बताया गया है कि ये इतना शक्तिशाली बताया है कि अगर साधक कितना भी कुपथ आहार खा ले, मतलब जो योगी वो अगर कुछ गलत आहार भी खा लेता है तो उसको भी ये पचा करके भस्म कर देता है। जठराग्नि आपकी उस लेवल पे प्रदीप्त हो जाती है, किसके अभ्यास से, मयूरासन के अभ्यास से। इसमें एक तुलना करते हुए कहा है कि ये जठराग्नि को इतना प्रदीप्त कर देता है कि मानो विष को भी भस्म कर दे। अगर विष भी आप पी लेते हैं या विष भी अगर योगी पी लेता है तो उसके विष भी उसका भस्म हो जाता है, उसकी जठराग्नि इस लेवल पे प्रदीप्त कर देता है। तो ये एक अतिशयोक्ति हो सकती है। हम इसको अगर सर्वसाधारण भाषा में माने तो इस प्रकार मान सकते हैं कि अगर आप जैसे कभी हम क्या कहते हैं हार्ड खाना खा लेते हैं ना, तो जैसे सुबह खाया आपने तो शाम तक और अगले दिन जब आप सुबह उठते हो दूसरे दिन भी आप खाने की इच्छा नहीं होती, वो खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस तरह का भी अगर कोई खाना आप खा लेते हैं, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं नाश्ते का, तो वो भी खाना आप आसानी से पचा जाएंगे, उसमें भी आपको मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होगा आपकी बॉडी को, ठीक है। अब इसके बाद में जो 4 आसन बताए, सिद्धम पद्मम भद्रम, अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इनका भी लाभ बता देता हूँ कि ये किस प्रकार के इनके लाभ बताए हैं। जो इनके आध्यात्मिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ की भी हम चर्चा कर रहे हैं।
अब इसमें बोला है कि ये शरीरस्थ स्थित जो 72,000 नाड़ियां, नाड़ियों के बारे में आपको पता है 72,000 नाड़ियां मानी गई है हमारे शरीर में, हठ योग के अनुसार ही ये। तो जो 72,000 नाड़ियां हैं उनकी ये शुद्धि करता है, उनके मल को दूर करता है। दूसरा इसका लाभ क्या है? दूसरा इसका लाभ यह है कि केवल कुंभक की अवस्था को प्राप्त करवाने में सहायक है। अब केवल कुंभक क्या है, ये मैं आपको प्राणायाम का अभ्यास अभी हम जस्ट बाद में करेंगे, इस टाइम पे आपको ये समझाऊंगा। हाँ, अभी इसमें तीसरा बोला है इन्होंने कि इसके अभ्यास से तीनों बंद दृढ़ता पूर्वक अनायास ही लग जाते हैं, मतलब अपने आप ही लग जाते हैं। 3 बंद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम मुद्रा का जब अभ्यास मुद्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे उस टाइम पे मुद्रा और बंद के बारे में आपको बताऊंगा। बस आपको अभी सुनना है कि ये क्या क्या इनके लाभ हैं। इसी प्रकार पद्मासन का बोला है कि सभी व्याधियों का नाश करने वाला है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। मतलब पद्मासन आपको हर कोई भी डिजीज हो, किसी भी प्रकार की डिजीज हो, सब में आपको सहायता करेगा वहां से निकलने के लिए, उस डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, इस प्रकार ये इनके लाभ बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बस इसी प्रकार के कि आपके बंद जो है वो तीनों बंद भी अनायास इसमें लग जाते हैं, 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है, प्राण का सुषुम्ना में संचार होने लगता है। और जो आसनों का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप बैठ जाए स्थिरता पूर्वक और प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि आपकी नाड़ियां शुद्ध हो, जो सुषुम्ना आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का संचार हो, जिससे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति जो नीचे अभी सुषुप्त अवस्था में है वो ऊपर की ओर उठे और ऊपर की ओर उठ के आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे। सहस्त्रार चक्र पे पहुंच करके आपके विवेक ज्ञान का जागरण हो। अगर आपने पतंजलि योग सूत्र वाली क्लासेस पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि हमने वहां पर ऋतंबरा तंत्र प्रज्ञा की बात की थी कि जब योगी का विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है तो उसकी जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, उसमें विवेक ज्ञान का जागरण जब होता है तो वो जो अन्य संस्कार है हमारे, जो अच्छे बुरे जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे क्लेश है, उनका सभी का नाश हो जाता है। तो इसमें भी जस्ट जो हठ योग का उद्देश्य वो भी यही है कि आप जब इसका भी जो रीजन है, जो इसका कारण है और जो इसका लाभ है वो भी यही है। जब सुषुम्ना आपके जो सुषुम्ना मार्ग से होती हुई कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तो आपके विवेक ज्ञान का जागरण होता है। विवेक ज्ञान के जागरण से आप ये समझ पाते हैं कि आप शरीर नहीं है, ना ही आप मन है, आप सेपरेट, शरीर सेपरेट और मन सेपरेट, ये दोनों चीजें आपसे भिन्न है। अभी हम समझते शरीर है हम, है ना, बट फिर भी देखो बोलचाल की भाषा में भी क्या बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ऐसा बोलते हैं ना, ये मैं। आप ये बोलते हो कि मैं हाथ हूँ या मैं पैर हूँ या मैं सिर हूँ, ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ऐसा बोलते हैं। मेरा शरीर है इसका मतलब क्या, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ अलग तत्व हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। इसका मतलब जो मेरा वाला जो मैं है वो मैं कोई और ही है। तो वो जो कोई और ही है उसको जब आप अनुभव करते हैं तो जब उसके अनुभव से जो ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान के माध्यम से आप समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आसनों का वर्णन किया गया है। अब हम प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है ना, प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो जैसे हम कुंभक, कुंभक का मतलब हम क्या समझते हैं, श्वास को रोकना, है ना। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आपको जनरल वर्ड वाली लैंग्वेज बताऊं कि जो इसमें कुंभक का मतलब इसमें प्राणायाम बताया है। क्या बताया है, कुंभक का मतलब प्राणायाम। अष्ट कुंभक का इसमें वर्णन किया गया, 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया। तो अभी हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। अब देखो सबसे पहले श्लोक, सबसे दूसरे श्लोक में इन्होंने बोला है द्वितीय पाद के, चले वाते चले चितम, ये मैंने आपको पहले बताया, चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब क्या होता है कि वायु के चलायमान होने पर चित्त चंचल होता है और चित्त की चंचलता के कारण वायु चलायमान होती है। अब वायु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वायु का मतलब हो गया प्राण, प्राण वायु की यहाँ पे बात की कि जब आप प्राण वायु जब आपकी अनिश्चित रूप से चलती है, जैसे अभी हमें पता नहीं हम कब श्वास ले रहे, कब श्वास छोड़ रहे हैं, कब हमारा श्वास कितनी देर तक अंदर रुका, कितनी देर तक बाहर रुका, हम इसके प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। इसीलिए हमारा मन अनियंत्रित रूप से चल रहा है, हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है। अभी आप यहाँ बैठे बैठे ही पूरे 1 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकते, 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको कभी क्या याद आ जाएगा, कभी आप ऑफिस में पहुंच जाएंगे, कभी आप घर में पहुंच जाएंगे, कभी किसी काम में पहुंच। तो मन आपका नियंत्रित नहीं है क्योंकि आपका श्वास नियंत्रित नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात की चर्चा की गई है कि चले वाते चले चितम, अगर वायु चलायमान है तो चित्त चंचल है,
निश्चले निश्चलम भवेत, अगर वायु को आप निश्चल कर लेते, मतलब वायु का नियंत्रण कर लेते प्राणायाम के माध्यम से, तो आपका चित्त भी नियंत्रित हो जाता है। समझ में आया? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, प्राण और मन। अगर आप प्राण को कंट्रोल करते हैं तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, यदि मन को कंट्रोल करते हैं तो भी प्राण कंट्रोल हो जाएगा। तो आप, अब हम क्या है कि जो हम जो है हठ योगिक साधक है, या हम बहुत निम्न लेवल के साधक है, तो अभी हम चित्त को सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को सीधा नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राण को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब आपके प्राण नियंत्रित होंगे तो अपने आप आपका मन नियंत्रित होगा, और मन नियंत्रित होगा तो फिर आप जहां आपके मन को लगाएंगे, अगर आप योगिक अभ्यासों में या उसकी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगाते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये इसमें बताया है। अब आपने 60 कर्मों का नाम सुना है? 60 कर्मों का नाम सुना है? थोड़ा बहुत 60 कर्मों का नाम, राजेश जी आपने सुना है 60 कर्म का नाम? आपने 60 कर्मों का, 6 कर्मों का नाम सुनाओ चाहे ना सुनाओ, एक कर्म का नाम जरूर सुना है, वो मुझे पता है। आपने कपालभाति का नाम सभी ने सुना है, कपालभाति, है ना? तो कपालभाति को हम प्राणायाम की कैटेगरी में लेते हैं, प्राणायाम की कैटेगरी में लेते हैं। एक्चुअली जो कपालभाति को इन्होंने कहां पर लिया है, इन्होंने एक्चुअली कपालभाति को शोधन क्रियाओं में लिया है ना, प्राण में नहीं लिया उसको। शोधन क्रिया का मतलब होता है कि कपालभाति उन्होंने एक प्रकार की शुद्धि क्रिया के अंतर्गत लिया है, कि वो एक शोधन क्रिया है जो आपके अशुद्धियों का नाश करती है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके प्राण को कंट्रोल करके चित्त के लेवल, मतलब आपके मन के लेवल के ऊपर वाली बात को करना। यहाँ पर शोधन क्रियाओं का जो तात्पर्य है वो केवल आपके शरीर से, शरीर की शुद्धि, हल्की फुल्की मन की भी शुद्धि, पर यहाँ पर मुख्य रूप से शरीर की शुद्धि। तो कपालभाति जो है वो शरीर की शुद्धि भी करता है। कपालभाति का मतलब होता है, कपाल का मतलब होता है ये फोरहेड, फोरहेड वाला रीजन। भाति का मतलब होता है चमकना। फोरहेड को आप ये चमकदार बनाता है। किस प्रकार चमकदार बनाता है कि सर हम तो इसमें कपालभाति में हम फोरहेड का तो कुछ नहीं करते, सारा काम तो हम सारा एब्डोमेन का करते हैं, फिर फोरहेड पे कैसे इफेक्ट होता है? तो क्योंकि जो हमारा, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, किसी को 2 दिन से अगर वो फ्रेश नहीं हो पाया, तो उसका चेहरा देख करके आप बता दोगे कि इस आदमी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। होता है ऐसा? ये क्योंकि बहुत बेसिक चीजें कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। अभी आप योगी का अभ्यास वाले हैं, अगर आप योगी का अभ्यास करते तो इस चीज का आपको सामना नहीं करना पड़ा होगा। बाकी जो जनरल जो लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है। कब्ज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो साधारण लोग हैं जो इस प्रकार का कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। तो इससे, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें है ना हमारे मस्तिष्क की, वो हमारे एब्डोमेन वाली रीजन से डिपेंड करती है। तो जब आपके एब्डोमेन में कोई डिजीज नहीं होगी तो आपके चेहरे पर अपने आप प्रसन्नता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में कपालभाति इसका नाम रखा गया है। तो ये एक प्रकार की शोधन क्रिया है। अब हम 60 कर्मों का अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें महर्षि स्वात्माराम जी ने ये बोला है कि जिन योगियों का, मतलब जिन साधकों का, योगी तो हम उनको वर्ड में नहीं प्रयोग कर सकते, पर जो साधक जिनका भी कफ बचा हुआ, मतलब अभी कफ की मात्रा हमारे शरीर में है, जिनके शरीर में, और जिनका भी पूरी तरह से कफ शुद्ध नहीं हुआ है, उनको डायरेक्ट प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनको पहले शोधन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? अब शोधन क्रिया 6 प्रकार, अभी 60 कर्म, इनका नाम है 60 कर्म इसलिए क्योंकि ये 6 प्रकार के कर्म है। अब इसमें इन्होंने एक चीज बोली है, मेध मेध श्लेष्माधिक पूर्वम 60 कर्माणि समाचरित। जिन साधकों का भी कफ बढ़ा हुआ है, शरीर में स्थूलता है, मतलब शरीर अभी बहुत ज्यादा कैसा है, कंट्रोल में नहीं है। अगर आप बोलते हो खड़े हो जाओ बैठ जाओ, तो इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा खड़े होने में और बैठने में। तो इस प्रकार का भी जिनका शरीर है ना, जिनमें स्थूलता की बहुत ज्यादा मात्रा में स्थूलता है। स्थूलता का मतलब होता है कि जो जिनका शरीर अभी पूरी एक्टिव फॉर्म में नहीं है ना। अभी आपको मैं बोलूंगा कि चलो स्टैंड अप, तो आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। अभी मैं बोलूंगा सिट डाउन, तुरंत बैठ जाएंगे। पर आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि उनसे बोलेंगे खड़े हो जाइए, तो वो पहले हाथ रखेंगे, फिर पैर को पोजीशन में लेके आएंगे, फिर एक घुटने पर वजन देंगे, फिर दूसरे घुटने पर वजन देंगे, खड़े होंगे। तो ऐसे साधकों के लिए पहले प्राणायाम से पहले उन्होंने बोला है कि पहले आपको 60 कर्म करना चाहिए। ठीक है? अब जब हम घेरण संहिता की बात करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। अभी हठ प्रदीपिका को हम सेंटर में रख करके बात कर रहे हैं, और ये दोनों हठ योग के बहुत मुख्य ग्रंथ है, तो आपको इनको अच्छे से समझना। और हठ योग जो है वो ही आज के समय में प्रचलित है। जितने भी हम योगिक अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास,
नाड़ी का अभ्यास, जितना भी ये सभी हठ योग के अभ्यास है। तो इन चीजों को आपको बेसिक को क्लियर करना है इसमें ना। कोई भी अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो अब इसमें समझ में आया कि इन्होंने स्वात्माराम जी ने षट कर्म का अभ्यास किसके लिए बताया है कि जिनको कफ की मात्रा जिनमें बढ़ी हो और जिनके शरीर में भी स्थूलता है, उन दोनों को ही पहले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बट जिनके शरीर में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जिनको कफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके स्थूलता नहीं है, जो पहले से कुछ इस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं, जिनको आसन में स्थिरता आ चुकी है, वो सीधे भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है। अब महर्षि घेरण ने, क्योंकि अब इन्होंने, इसका मतलब क्या है कि जो स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका जिन्होंने लिखी, उन्होंने षट कर्म को कंपलसरी थिंग नहीं बताया, कंपलसरी चीज नहीं बताया। ये केवल उनके लिए बताया है कि जो स्थूलता और जिनको कफ है उनके लिए। बट यही चीज जब हम घेरण संहिता में और घेरण महर्षि घेरण के अनुसार पढ़ते तो उन्होंने बोला है कि ये कंपलसरी चीज है, सबके शरीर में अशुद्धि रहती रहती है, तो पहले शरीर को शुद्ध कीजिए, उसके बाद में आसन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको बोला है ना। तो अभी भी अगर आप किसी डिग्री कोर्सेस में वगैरह में जाते हैं तो आपको पहले षट कर्म का अभ्यास कराया जाता है, ताकि आपकी शरीर की शुद्धि हो, उसके बाद में आप, और इसका ना अगर आप वैसे भी अभ्यास देखेंगे, अगर षट कर्म का आप लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप इंक्रीज होती है। जैसे आसनों के अभ्यास से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है धीरे धीरे, जैसे अगर आप षट कर्मों का अभ्यास करते हैं आसनों के अभ्यास के साथ साथ, तो वो चीजें जल्दी होने लगती हो। हाँ दीपिका मैम, कुछ पूछना आपको? हाँ सर, एक्चुअली मेरा मिस हो गया, षट कर्म क्या होते हैं सर? हाँ हाँ, अभी बस इसी के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं मैम, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। अभी मैं ये बता रहा था कि षट कर्म किसको जरूरी है। अभी षट कर्म में बता, षट कर्म में आप नाम लिखिए: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलिकी और कपालभाति। धोती, बस्ती, नेति, नौली और त्राटक और कपालभाति। लिख लिया आपने? अभी कोई मुझे पढ़ के सुनाएगा क्या लिखे षट कर्म? सर धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलिक और कपालभाति। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही क्रम में लिखा आपने ना। अब धोती क्या होता है, देखो इसमें बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि अब यहाँ से आप समझ जाइए कि स्वात्माराम जी ने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है षट कर्म को। उन्होंने ऐसा बोला है कि जिनको बहुत ज्यादा स्थूलता वो उनको कर लेना चाहिए, बाकी सबके लिए कंपलसरी नहीं। तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स में इन्होंने नहीं बताया। इसके डिटेल में चर्चा हम कहाँ करेंगे? घेरण संहिता जब पढ़ेंगे, है ना। मतलब अभी एक दिन के बाद में इसकी चर्चा करेंगे, कल और हम हठ प्रदीपिका को पढ़ेंगे, परसों के दिन से घेरण संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे। तो षट कर्म का अभ्यास हम उसी समय पढ़ेंगे, या थोड़ा थोड़ा भी बेसिक मैं आपको बताता हूँ। धोती का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वस्त्र धोती का वर्णन किया है। तो वस्त्र धोती में कहा गया है: चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम, 15 हाथ लंबी और 4 इंच चौड़ी धोती। कपड़ा होता है सूती कपड़ा, 4 इंच चौड़ा और 15 हाथ लंबा, उसको निगल जाना और फिर से बाहर निकाल देना, इसको बोलते हैं धोती क्रिया। अब ये थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कपड़ा कैसे खाया जाए, बट होता है। आप अगर अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे धोती क्रिया तो आप देखेंगे और जानेंगे, और ये करना भी चाहिए अभ्यास। वो तो आप क्या भी ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, अगर आप डिग्री कोर्स करेंगे इसमें तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, इनके मार्क्स मिलेंगे ना, तो फिर ये चीजें होती है। ठीक है। अब उसमें भी उन्होंने एक चीज और बोल दी है: गुरु उत्तिष्ठ मार्गेण, मतलब किसी प्रशिक्षित गुरु के अंडर में ही आपको ये करना है। केवल शास्त्र को पढ़ करके ये चीजें नहीं कर देना है। कल सर ने धोती क्रिया बताई थी, तो कोई कपड़ा फाड़ लो, सूती कपड़ा अपना, और करते हैं इसको अंदर अपने शरीर के, देखते हैं क्या होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया का मतलब होता है जो अपना एनस पार्ट है, एनस का मतलब सबको समझ में आता है ना। जो अपने एनस पार्ट है उसमें एक प्रकार की नली होती है, नली को डाल करके आप जल में खड़े हो जाइए और जल में अपने गुदा मार्ग को संकुचित किए, मतलब एनस पार्ट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे आपको जो पानी है वो आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होगी। अभी इसी क्रिया को क्या करते हैं, ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल चीज हो गई है ना।
अभी इसी को नेचुरोपैथी में हम एनिमा का नाम देते हैं। एनिमा में क्या करते हैं हम, एनिमा में थोड़ा सा ऊपर रखते हैं पानी को ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अंदर चला जाए। और इसमें क्या बताया गया कि आप कहीं भी स्वच्छ पानी में जाकर के और इस प्रकार से नेचुरली तरीके से पानी को ऊपर की ओर खींचिए और अपनी कोलन को साफ। ये हो गया बस्ती क्रिया। अब इसमें जल बस्ती और स्थूल बस्ती दो प्रकार की, ये सब किरण संहिता में हम वर्णन करेंगे। नैतिक क्रिया क्या होती है? नैतिक क्रिया आपने जरूर सुनी होगी, सुनी नैतिक? जल नीति सुना है? जल नीति नहीं सुना? अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से जल को डाल करके राइट नोस्ट्रिल से निकालना, सुना? ऐसा नेति पोर्ट होता है, इसमें एक डंडी सी होती है, उसके माध्यम से जल निकलता है। तो आप इस प्रकार थोड़ा सा तिरछा होकर के जब आप उसको लगाएंगे तो नेचुरली आपके अपोजिट नाक से पानी निकलने लगेगा, उसको नेति क्रिया बोलते हैं। अब ये जल नेति हो गई। तो वो जल नेति जो है ना, उसका वर्णन एक्चुअली इसमें किया नहीं गया, वो कहीं भी नहीं किया गया, वो एक पूर्व क्रिया है किसकी? जो रबर नेति भी पूर्व क्रिया कैसे? सूत्र नेति, जो नेति का मतलब होता है मुख्य रूप से सूत्र नेति होता है। एक सूत्र को उसके सामने मोम थोड़ा सा लगा करके ताकि आप आसानी से अंदर डाल सको, उसको डाल करके और मुंह से बाहर निकाल देना। और उसके लिए क्योंकि वो थोड़ी टफ क्रिया है, तो उसके लिए अपने मसल्स को, नोस्ट्रल की जो मसल्स उनको प्रिपेयर करने के लिए पहले जल नेति का अभ्यास होता है कि आप पहले जल नेति कर लो, उसके बाद में रबर भी आजकल अवेलेबल होता है तो रबर नेति से कर ले। तो रबर में क्या होता है कि आप नॉर्मली कर सकते हैं, रबर में भी खिंचाव नहीं होता। अब सूत्र में क्या होता है कि आपके नोस्ट्रल का सारा कफ जो है वो खींचता हुआ लेके जाता है वो, तो उसमें कभी कभी हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है। अगर जो स्टार्टिंग में जो करते हैं उनको हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है, तो इसलिए पहले जल नेति और रबर नेति का वर्णन किया गया है। वर्णन नहीं किया गया जल और रबर नेति प्रचलन में, वर्णन सीधा सूत्र नेति का ही यहाँ पर किया गया है कि 9 इंच सूत्र लेकर के अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से डाल करके उसको मुंह से निकालना, फिर राइट नोस्ट्रल से डाल के उसको मुंह से निकालना, तो इसको नैतिक क्रिया कहा गया है। त्राटक क्रिया क्या होता है? ध्यान में आपने त्राटक क्रिया किया होगा ना, शुभम सर का ध्यान अटेंड किया त्राटक क्रिया वाला कोई? अच्छा हाँ, बाकी आपने कभी ऐसे त्राटक का अभ्यास किया जिसमें कैंडल पर ध्यान करते हैं ना? तो अभी हम नॉर्मली कैंडल पे ध्यान करते हैं, पर त्राटक आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, एक पॉइंट को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पर भी कर सकते हो, चंद्र पे भी कर सकते हो। ये हो गया बाह्य त्राटक। एक आंतरिक त्राटक होता है जिसमें आंखें बंद करके आप किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हो, अपने मस्तिष्क की यहाँ पर भूमध्य में करते हो या नासिकाग्र पे करते हो। ये भी इस प्रकार एक प्रकार का त्राटक हो गया। नौली क्या होता है? नौली पता है? नौली क्या होता है? नहीं पता? बाबा रामदेव को देखा है, वो पेट को किस प्रकार घुमाते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं नौली। ठीक है, आप घुमा पाते हो? कोई भी नहीं घुमा पाता। अग्निसार क्रिया का, कपालभाति का अच्छे से अभ्यास किया करो तो होने लगेगा फिर, है ना? हाँ, नौली क्रिया का अभ्यास। उसके बाद में कपालभाति। तो कपालभाति आपको पता है कि लोहार की धोखनी के समान श्वास को बाहर फेंकना, उसी को कपालभाति कहा गया। कपालभाति भी 3 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको घेरण संहिता में बताएंगे। अभी क्योंकि मैं घेरण संहिता की बात इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना, वरना फिर आप पता नहीं चलेगा आपको कि क्या चीज घेरण संहिता में थी, क्या चीज हट प्रतिपिका में थी, है ना? वैसे जो बुक आपको अवेलेबल करवाएंगे उसमें आपको बेसिक बेसिक सभी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा समझेंगे तो चीजें पता चल जाएंगी आपको। अब ये इस प्रकार से षट कर्म का अभ्यास हो। अब षट कर्म के बारे में पता चला? कोई साधक है जिसको षट कर्म के बारे में नहीं पता है? पता चला ना क्या क्या होता है इनमें, प्रोसेस भी पता चली ना? हाँ, तो अभी ये चीजें ध्यान रखने योग्य है क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं योग की। षट कर्म का अभ्यास, आसन प्राणायाम के बारे में सबको पता है, षट कर्म का अभ्यास भी बहुत बेसिक है। जितना भी ट्रीटमेंट वाला पार्ट है ना योग का, योग चिकित्सा का, उसमें से 50% से ज्यादा पार्ट षट कर्म वाला ही है। 60% जो योग चिकित्सा वो षट कर्म के माध्यम से की जाती है, और 40% में प्राणायाम आते हैं और आसन आते हैं। आसन तो बहुत छोटी चीजों में आते हैं, 10% में आसन आ गए। प्राणायाम और षट कर्म के माध्यम से ही सारा ट्रीटमेंट होता है थेरेपेटिकल। जितना भी चिकित्सा का भाग है योग चिकित्सा का, वो सारा षट कर्म बेस है। जितने जो हम अगर आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा प्रचलित है पतंजलि जो योग ग्राम है,
वो सबसे ज्यादा नेचुरल चीजों में प्रचलित है, जो योग चिकित्सा के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों को उपचार वो कर रहे हैं सफलतापूर्वक। तो वहां पर भी आप जाकर के देखेंगे तो षट कर्मों का अभ्यास वो ज्यादा करवाते, षट कर्म और प्राणायामों का अभ्यास में। अब देखो, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि काफी सारी अल्टरनेटिव थेरेपी है, तो योग के साथ साथ क्या है, जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों मिली जुली थेरेपी है। तो जब थेरेपी की बात करते हैं तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को साथ में लेके चलते हैं। इसी प्रकार योग और आयुर्वेद की बहुत मिली जुली चीजें तो साथ में लेके चलते हैं। जैसे इसमें षट कर्म का हम वर्णन कर रहे हैं, इसी प्रकार आयुर्वेद में पंच कर्म का वर्णन किया है, जिसमें शिरोधारा, नस्य कर्म, ये इस प्रकार की सब चीजें होती है। तो ये चीजें ठीक है। अब ये षट कर्म का अभ्यास आपको समझ में आया, आसनों का अभ्यास थोड़ा समझ में आया, कुछ कुछ आसन के बारे में भी आपने सीखा आज। अब आपके सिलेबस में कौन कौन से आसन है मैं एक बार डिस्कस करके फिर आपको वो सब चीजें उनमें जो, हाँ आप एक काम करना, अपना सिलेबस आपके पास में है कि आपको कौन कौन से आसन उसमें कोर्स में कौन कौन से आसन आपको करने हैं वो पता है आपको? चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैम के पास से आपको मैं लिस्ट भिजवाता हूँ उसकी, और उसमें से जो आसन आपको समझ में ना आए उसके बारे में फिर हम जानेंगे, ठीक है। और जो आपको आता है कि सर ये मुझे आता है, वो मैं आपको करवा के दिखाऊंगा कि आप करके बताओ मुझे कि कौन सा आसन आपको आता है ना। एक दिन हम इस प्रकार पूरा प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, उस दिन खाना थोड़ा सा लेट कर देना, खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेना, 6 बजे के समथिंग खाना खा लेना। तो इस प्रकार हम, अब इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हाँ क्या सुनना पूछ सकते हैं। सर कपालभाति क्रिया जरा सा करके बता दें या करवा दें हमें। चलो कपालभाति क्रिया के लिए कमर सीधी करके बैठो, वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी स्थिति में आप बैठ सकते हो। दोनों हाथों को इस प्रकार नी को पकड़ लेना है, दोनों हाथों से। अगर आप पद्मासन की स्थिति में बैठे तब भी, और वज्रासन की स्थिति में बैठे तब भी, दोनों हाथों से अपनी नी को पकड़ ले, कमर को एकदम सीधा करके बैठे। अभी आपको क्या करना है, केवल एक्सेलेशन पर फोकस करना है, केवल श्वास को बाहर छोड़ने पर फोकस करना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है। इस प्रकार एक्सेल किया, फिर नेचुरली आपके अंदर श्वास जब इकट्ठी हो जाए फिर एक्सेल करना। 1 सेकेंड 1 स्टॉप, स्टार्टिंग में इस प्रकार करो, 1 सेकेंड में केवल 1 स्टॉप, ताकि आप फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ पाए। आवाज आनी चाहिए आपकी श्वास की इस प्रकार। मेरी श्वास की आवाज आ रही है आप तक? इस प्रकार आवाज आनी चाहिए। अब इसमें देखो क्या होता है, गलती क्या होती है, जब आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाएंगे ना तो उनको समझ नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, इस प्रकार श्वास अंदर लेंगे और फिर पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए उनको बहुत जल्दी, आप क्या उसमें कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ज्यादातर योग साधक क्या करवाते हैं इस प्रकार, योगी लोग या जो भी योग गुरु है वो क्या करते हैं, वो फास्ट करके दिखा देते हैं। कपालभाति करो तो सामने वाले को समझ नहीं आता कब क्या कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 सेकेंड में 1 स्टॉप, ताकि नेचुरली श्वास थोड़ी इकट्ठी हो जाए, फिर श्वास फोर्सफुली वो छोड़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ श्वास छोड़ना है। जब आप फोर्सफुली श्वास छोड़ेंगे तो अपने एब्डोमेन अंदर अपने आप जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आप इस प्रकार करवा सकते हैं लोगों को कि आप एक हाथ को एब्डोमेन पर रखिए, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके एब्डोमेन के मूवमेंट्स को। जब आप श्वास छोड़े तो एब्डोमेन अंदर की ओर जा रहा है, आपको ऑब्जर्व भी करना है साथ साथ। तो इस प्रकार जब इनका अभ्यास इस प्रकार दृढ़ हो जाए फिर उनको मध्यम गति से करवाने, इस प्रकार। फिर जब ये भी अच्छे से हो जाए तो फिर उत्तम गति से। ये लास्ट की स्टेज, जब उनका अच्छे से, जब वो 200 स्ट्रोक के समथिंग आराम से करने लगे तब उनको ये लास्ट स्टेज में करवाना है। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, कपालभाति के जस्ट बाद आपको उनको बाह्य बंद का अभ्यास करवाना है। पेट को अंदर की ओर खींचना है, मूल बंद का अभ्यास भी कर सकते हैं साथ में। पर इसमें जैसे आप कपालभाति का 1 स्ट्रोक पूरा हुआ, 1 राउंड पूरा हुआ, मतलब जैसे 50-50 स्ट्रोक के आप करवा रहे थे, 50 स्ट्रोक पूरे हुआ, उसके बाद में पूरी तरह से श्वास को छोड़ा, पेट को अंदर की ओर खींचा, चिन्ह को कंठकूप में लगाया, श्वास को बाहर रोकना, बाह्य बंद का अभ्यास करना है इसके साथ साथ, है ना।
इसका क्योंकि मैंने अपने पर्सनल उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी टेक्स्ट बुक में इसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि ये सर, एक स्टूडेंट है जी। सर एक दफा और लास्ट वाला समझ नहीं आया। आफ्टर कपालभाति आपने कौन सा बताया और कैसे करना है? हाँ, आफ्टर कपालभाति आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रेथ को आपको होल्ड करना है आउटसाइड द बॉडी, अपने शरीर के बाहर की ओर, बाह्य बंद इसको बोलते हैं। मतलब पूरी तरीके से श्वास बाहर निकाली, पहले नाक से लो, फिर मुंह से श्वास को छोड़ो। अगर नाक से पूरी बाहर नहीं निकल रही है, पूरा बाहर निकाला, पेट को अंदर की ओर खींचा, जितना आप अंदर खींच सकते हो, चिन को कंठकूप में लगाया। और जितनी देर आप आसानी से श्वास को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को बाहर रोकना है। फिर जब आपको श्वास लेने की इच्छा हो अंदर, तो धीरे से श्वास को अंदर ले लेना, फिर से एक स्टॉप, फिर लास्ट में एक बार होल्ड करना है ना। तो ये बाह्य प्राणायाम वैसे इसको बोलते हैं, हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था ना बाह्य प्राणायाम, तो इसको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, बाहर श्वास को रोकने। तो इस प्रकार बाह्य प्राणायाम और कपालभाति दोनों का अभ्यास साथ साथ करना, तो ये काफी बेनिफिशियल है ना। एक रिसर्च के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, इसके मैंने रिजल्ट अपने पर्सनल अनुभव के साथ में इसको बोल रहा हूँ। सर सर ये ये जो बंद भी बोला जाता है इसको, 3 बंद जो हम बोलते तो हैं। बंद बोला जाए तो जो आप सर एब्डोमेन इसको अंदर हम की जैसे अगर हम हम जो बंद की चर्चा है ना वो अभी करेंगे हम। प्राणायाम कल प्राणायाम और बंद मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उस टाइम पे अगर आपको समझ में जाएगा तो ये चीजें करें। आज षटकर्म और आसनों में अगर आपको कुछ पूछना है तो वो पूछिए। सर ये जो बाह्य बंद हमने जो बनाया है अभी, सर इसमें ऑटोमेटिक मूल बंद लग रहा है, नॉर्मली मूल बंद लगता ऑटोमेटिक है। मूल बंद लग रहा है इसमें। हाँ, मूल बंद ऑटोमेटिकली लगता है, ये वो आपकी बात ठीक है। जब आप पेट को अंदर की ओर खींचते हैं तो अपने आप मूल बंद का अभ्यास, पर आप अगर उसको कॉन्शियसली लगाएंगे तो और भी अच्छे से उसको आप लगा पाएंगे सर कॉन्शियसली। चलेगा ना, मतलब वो मूल बंद भी लगेगा साथ में तो? हाँ, मूलबंद अच्छी बात है, वो मैं मूलबंद आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सभी साधकों के लिए संभव नहीं होता है कि मूलबंद का भी अभ्यास करे, उद्यान बंद का भी अभ्यास करे। तो ये अभी प्रारंभिक प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है ना। तो जी ये सर। महाबंद इसको बोलते हैं, जो आप जी मूलबंद सर, बोल रहे हो, मूलबंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, आप तीनों जालंधर बंद का बंद, अभ्यास करते हैं तो ये महाबंद की महाबंद। कैटेगरी में आता है। तो अगर महाबंद का अभ्यास कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है। सर जैसे ये बोला जाता है कि बंद को हम जो ये बंद लगाते हैं इनको हमेशा खाली पेट में मतलब फ्रेश होने के बाद ही लगाना चाहिए, जैसे मूल बंद है। तो कोई सर भी अभ्यास इवनिंग हो, में हम बंद का जैसे नहीं, अगर हम केवल इवनिंग में क्लासेस लेते हैं तो हम ये चीज करा सकते हैं कि नहीं? कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है तो पहले तो जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए ना और काफी सारी चीजें योग का अभ्यास में, जैसे षट कर्म का वर्णन इसीलिए यहाँ पर किया गया है। पहले षट कर्मों का वर्णन इसलिए किया गया है कि शरीर की शुद्धता, षट कर्म में जो अ, ये वस्ती वगैरह है ये किस लिए, ताकि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। ठीक है। अभी इसमें और भी काफी सारी चीजें होती है, शंख प्रक्षालन करके जो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, उसके बारे में हम गहन चर्चा टाइम पे चर्चा करेंगे। बट कोई भी अभ्यास हो, चाहे आसनों का हो, चाहे प्राणायाम का हो, चाहे मुद्रा बंद का हो, चाहे कोई भी अभ्यास हो, हर अभ्यास में पेट फ्रेश होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। खाली पेट के साथ में ही आसनों का अभ्यास करना है, खाली पेट के साथ में ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। यदि मल शुद्ध नहीं हुआ है, अगर मल आपका है और आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए मल की शुद्धता तो आवश्यक है, पहले फ्रेश होना आवश्यक, उसके बाद में ही आसनों का अभ्यास करना है। तो सर अगर हम जैसे इवनिंग में क्लास लेते हैं तो हम उसमें ये नहीं करा सकते क्योंकि इवनिंग में इवनिंग क्या होता है ना, हाँ, इवनिंग में क्या होता है कि इवनिंग में आप एक चीज का प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देखो नेचुरली क्या होता है, मॉर्निंग टाइम फ्रेश होते हैं सब, तो उसी हिसाब से उनका पूरा जो सर्कल होता है ना उसी प्रकार से रहता है। इस टाइम पे उनको शाम के समय फ्रेश होने की आवश्यकता हो नहीं हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट शाम के समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप योगा का अभ्यास करवाएं तो कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले, और मेरे हिसाब से अगर वैसे देखो आप प्रैक्टिकली तो 3 घंटे का गैप रखें। 3 घंटे कुछ भी उन्होंने हार्ड खाना नहीं खाया हो, लिक्विड अगर कुछ लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे घंटे 1 घंटे पहले लिक्विड अगर लेते हैं तो। बाकी उन्होंने कुछ ऐसा खाया हो जिससे उनको पचने में थोड़ा सा टाइम लगे या जस्ट गैस्ट्रिक जूस की जरूरत पड़े, तो ऐसी चीजें नहीं खाई हो उन्होंने 3 घंटे पहले कम से कम, तब जाके उनको आसनों का अभ्यास करवाना है ना। ठीक है, अभी आज की क्लास में विराम देते हैं।
कमर गर्दन सीधी करके सभी साधक ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाए। उस परमपिता परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद दें जिसकी वजह से आज का योगिक ज्ञान हमें उपलब्ध हो पाया। उस परमपिता परमेश्वर के दिव्य नाम तस्य वाचका प्रणवा ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पर लगाए, धीरे से सहजतापूर्वक हथेली को मध्य में आंखें खोलें। आप सभी साधकों का जीवन मंगलमय हो, ऐसी उस परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। कल सभी समय से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।